ये हम लोगों ने डिराइव किया था। t इक्वल टू 2π√L/g इसका टाइम पीरियड होगा, सिंपल पेंडुलम इसको कहते हैं। अब ये जब ये पॉइंट, इसका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन c कह दें, ये अगर स्टेशनरी है, इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया जाए और स्मॉल एंगल थीटा, तो इसको हम स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं। आर्क पे ऐसे जाएगी फिर वापस आएगी, तो इसको हम स्ट्रेट लाइन में मान सकते हैं, टू एंड फ्रो मोशन। तो इसके मोशन को हम SHM कह सकते हैं। डिराइव भी किया था, टाइम पीरियड आया था 2π√L/g। फिर इसी में हमने कहा अगर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को एक्सेलरेट कर दिया जाए, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को एक्सेलरेट कर दिया जाए, तो इसका मतलब हो गया कि जो पॉइंट C है, अगर इसको हम कहें वर्टिकल से थीटा एंगल पे A0 से एक्सेलरेट कर दिया जाए बीटा एंगल पे, तो ये यहाँ पे इसका भी G की वैल्यू केवल नीचे था, वर्टिकली डाउनवर्ड। ये पॉइंट C को जब इनर्शियल बनाएंगे तो क्या होगा, इसी को हम कह देंगे कि अपोजिट ये एक्सेलरेट कर रहा है, एक एक्सेलरेशन A0 आ गया। वर्टिकल से एंगल बीटा है तो ये एंगल बीटा आ गया, तो G की जगह पे क्या चेंज हो जाएगा बेटा, G इफेक्टिव आ जाएगा, दैट विल रिप्लेस टू G। और G इफेक्टिव क्या हो जाएगा, इसका वेक्टर सम ऑफ A0 प्लस G। अभी इन दोनों के बीच एंगल बीटा है, तो G इफेक्टिव लिखने का तरीका क्या बताया था बेटा, G², दो वेक्टर हैं जो एंगल बीटा पे एक्ट कर रहे हैं, तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा, √p² + q² + 2pq cos थीटा। तो ए G² + A0² + 2A0G cos ऑफ बीटा। फिर बीटा की हमने वैल्यू 0 लिया कि वर्टिकली अपवर्ड एक्सेलरेट होगा, तो G इफेक्टिव आ गया G + A0। बीटा 180 लिया, डाउनवर्ड एक्सेलरेट करेगा, तो ये G इफेक्टिव आ जाएगा G - A0। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा तो G इफेक्टिव आ जाएगा √G²। ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, G² + A0²। ये सब बात हो चुकी थी पिछली क्लास में, क्लियर बिल्कुल। नहीं तो देख लेना, एक एक पूरा डिराइव किया हुआ था। तो ये था कि सिंपल पेंडुलम इसको कहते हैं, सिंपल पेंडुलम। और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन अगर एक्सेलरेट कर रहा है तब, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में एक्सेलरेट करे उसके अकॉर्डिंग कर देंगे। तो पिछला क्लास में ये सब पूरा एक्सप्लेन किया जा चुका है। अब इसी में हम बात करते हैं बेटा कंपाउंड पेंडुलम, या हम कहें रिजिड बॉडी ऑसिलेशन, या हम कहें एंगुलर SHM। ध्यान देना, कंपाउंड भी तो था सिंपल पेंडुलम, नेक्स्ट हम कहेंगे कंपाउंड पेंडुलम या रिजिड बॉडी ऑसिलेशन। रिजिड बॉडी ऑसिलेशन या इसी को हम कहें कंपाउंड पेंडुलम, या इसी को हम कहें एंगुलर SHM। एंगुलर SHM कुछ नहीं, सब आसान है। देखो ये क्या होता है, जैसे अगर कोई बॉडी है, कोई इरेगुलर शेप रिजिड बॉडी, किसी पॉइंट पे ये हिंज है, ये ऑब्जेक्ट है, वो पॉइंट पे हिंज है, ध्यान देना बात को। अब ये क्या हो रहा है कि इसका जो इक्विलिब्रियम में होगा तो कहीं पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा, तो यहाँ पे N1 लग रहा होगा, इसका वेट mg लग रहा होगा, और ये इक्विलिब्रियम में इसका लाइन ऑफ एक्शन एक वर्टिकल लाइन में होगा, और N1 को हम कह देंगे दैट इज इक्वल टू mg। अब अगर इसी को हम मीन पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस करें, जरा ध्यान देना बेटा, ये वो पॉइंट पे हिंज है, फिक्स नहीं है, इसके अबाउट ऑसिलेट कर सकता है, या हम कह दें कि ऑसिलेट कर सकता है। इसी को हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं बेटा, कि जैसे मान लो कि ये पॉइंट है, ध्यान देना, इस पॉइंट पे ये ऐसे ही इस पॉइंट पे हिंज है, ये कोई बुकलेट है, अब ये हिंज है, इसको हम स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिए, देखो ये ऑसिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस पॉइंट पे हिंज है, नेल में ऐसे नेल से कनेक्टेड है, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं पे होगा तो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। अब इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिए तो ये ऑसिलेट करने लग जाएगा ऐसे, तो इसको हम कहेंगे कंपाउंड पेंडुलम, या हम कहेंगे रिजिड बॉडी ऑसिलेशन, या इसी कहेंगे एंगुलर SHM। क्लियर बिल्कुल यहाँ तक की बात। अब एक बात देखो कि जब इसका हम जैसे वो पॉइंट से इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया गया, तो वो पॉइंट हिंज पॉइंट है, तो इसका कुछ सिचुएशन ऐसे हो जाएगा, देखो ऐसे हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास जो यहाँ पे था कहीं यहाँ पे पहुँच गया, CM यहाँ पे था तो यहाँ पहुँच गया। अगर मान लिया जाए पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और जो सेंटर ऑफ मास है इनके बीच का डिस्टेंस D है,
अब यही हम अलग से बता रहे हैं बेटा, यहाँ पे फिगर बना रहे हैं कि जब ये किसी टाइम पे डिस्प्लेस हो गया और ये है इसका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं पे पहुँच गया, वर्टिकल पहले यहाँ कहीं पे था cm, इनके बीच का डिस्टेंस हम मान लेते हैं d और ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट के अबाउट ये हिंज किया हुआ, हिंज मतलब उसके अबाउट रोटेट कर सकता है। समझाने के लिए थीटा कुछ ज़्यादा लार्ज बना दिया, देखो ध्यान से। अब क्या होगा कि इसका mg एक्ट कर रहा होगा, इसको हमने डिस्प्लेस किया इस डायरेक्शन में, ओमेगा ऐसे दिया, इस डायरेक्शन जा रहा, तो इसका वेट mg एक्ट करेगा। बेटा ध्यान समझना सब लोग, कुछ नहीं, ओ पॉइंट हिंज पॉइंट है, फिक्स पॉइंट। तो देखो हमने रोटेशनल मैकेनिक्स में बताया था कि जो फिक्स पॉइंट होगा या हिंज पॉइंट होगा उसके अबाउट ऑसिलेशन की बात करेंगे। वो पॉइंट है, इसको ओमेगा से रोटेट कर दिया गया, ये ओमेगा का डायरेक्शन हो गया परपेंडिकुलर आउटवर्ड। वो पॉइंट के अबाउट ये टॉर्क लगा रहा होगा, कौन टॉर्क लगा रहा होगा, mg लगा रहा होगा। इसको ऐसे भी कह सकते हो, mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख सकते हो बेटा। टॉर्क ड्यू टू दिस फोर्स क्या होगा, हमने क्या बताया था, ये d है, ये थीटा हुआ, ये 90 माइनस थीटा हुआ, ये एंगल थीटा हो गया, तो ये हो गया डिस्टेंस d, ये डिस्टेंस है आपका d। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा d साइन थीटा, ये होगा d cos थीटा, ये हो जाएगा d साइन थीटा। ओमेगा का डायरेक्शन किधर है, एंटी क्लॉकवाइज या आउटवर्ड, ओमेगा का डायरेक्शन आउटवर्ड है। और जो टॉर्क लग रहा है वो पॉइंट के अबाउट, उसका डायरेक्शन किधर है बेटा, इनवर्ड है, बिल्कुल सही, इनवर्ड है, ध्यान देना, इनवर्ड है। अब इनवर्ड इसका अगर डायरेक्शन है तो इसका मतलब हुआ कि हम टॉर्क कहेंगे रीस्टोरिंग टॉर्क है, मतलब कि ओमेगा के अपोजिट लग रहा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाना चाह रहा। टॉर्क जो mg के कारण लगेगा, टॉर्क ड्यू टू mg क्लॉकवाइज होगा, ओमेगा है एंटी क्लॉकवाइज, इसी को हम कहेंगे रीस्टोरिंग टॉर्क, जो मीन पोजीशन की तरफ ले आएगा। दैट विल बी इक्वल टू mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस d साइन थीटा, इसको हम कहेंगे क्लॉकवाइज, इसको हमने अगर पॉजिटिव लिया तो इज इक्वल टू mg, ये हम कहें दैट इज इक्वल टू, टॉर्क को क्या लिख सकते हो, I इंटू एल्फा, क्या लिख सकते हो बेटा, I एल्फा। अब एक बात बताओ कि जो टॉर्क है और एल्फा का डायरेक्शन है, टॉर्क और मतलब ये टॉर्क जो है दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ एल्फा, या हम कहें कि एल्फा का जो डायरेक्शन होगा टॉर्क के डायरेक्शन में होगा। देखो एल्फा का डायरेक्शन किधर है, क्लॉकवाइज। जैसे जैसे इसको हम लिखें तो इसको हम कहेंगे दैट इज इक्वल टू, इसको बेटा लेफ्ट वाला मिटाएं, देखो इसको कह सकते हैं, जो टॉर्क है दैट कैन बी रिटन एज टॉर्क इज इक्वल टू I एल्फा। तो यहाँ माइनस साइन लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, ओमेगा क्या होगा बेटा, d थीटा ये डिस्प्लेस्ड है, तो ओमेगा विल बी इक्वल टू d थीटा बाई dt। पॉजिटिव लिखें या निगेटिव, ये बताओ। टाइम के रिस्पेक्ट में ओमेगा क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा, क्यों डिक्रीज कर रहा, क्योंकि टॉर्क ओमेगा के अपोजिट लग रहा, तो इसी को हम लिख देंगे रीस्टोरिंग टॉर्क mg साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस I अबाउट O इंटू एल्फा, क्योंकि एल्फा जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा के अपोजिट एक्ट कर रहा। देखो थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जैसे से ये जा रहा है क्लॉकवाइज, थीटा की वैल्यू बढ़ रही, लेकिन एल्फा क्या हो रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, इसलिए निगेटिव। तो हम टॉर्क इज इक्वल टू माइनस I एल्फा लिखे। I क्या लिखोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इर्रेगुलर शेप रिजिड बॉडी और रेगुलर शेप रिजिड बॉडी अबाउट पॉइंट ऑफ हिंज, वो पॉइंट के अबाउट लिखेंगे। फॉर स्मॉल थीटा क्या कह दोगे, फॉर स्मॉल थीटा साइन थीटा को क्या लिखते हैं बेटा, थीटा लिखते हैं। तो देखो माइनस I नॉट एल्फा इज इक्वल टू mg इंटू mg d साइन थीटा, बेटा d भी है ना, करेक्ट कर लो, mg d साइन थीटा, तो mg d इंटू थीटा। एल्फा को लिख सकते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, एल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन,
एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अल्फा हो जाएगा माइनस mgd अपॉन आई नॉट इंटू अल्फा थीटा। अब यहाँ पे क्या आया बेटा, एंगुलर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर एसएचएम में हम लोगों ने लिखा था ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीनियर नेगेटिव ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। याद आया? ये बात समझ में आई बात बेटा? यहाँ पे लिखे थे कि एक्सेलरेशन लीनियर एसएचएम में जो मीन पोजीशन के अबाउट मूव कर रहा था टू एंड फ्रो मोशन, मीन पोजीशन से एक्स डिस्टेंस पे हम लोगों ने लिखा था ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्लियर बिल्कुल? सबको क्लियर यहाँ तक की बात? अब इससे हमें लग रहा है को अल्फा जी, इसको कहेंगे एंगुलर एसएचएम। तो अल्फा ए की जगह अल्फा आ गया, एक्स की जगह थीटा आ गया, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा से कंपेयर कर दें। अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा से कंपेयर कर दें और फिर डायरेक्टली वैल्यू ओमेगा की लिख सकते हैं, फिर टाइम पीरियड बता देंगे। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। लिया? स्क्रीनशॉट इसलिए लेने से और नोट्स बनाने से फ़ायदा होगा कि इसमें टाइम कम लगेगा। वो तो जब रिवीजन करना है उसी दिन किया करो, रिवीजन करना है तब फिर लेक्चर देखो। अगर मतलब या छूट गया या कहीं कुछ किसी पॉइंट पे तुम्हें लग रहा है कि ये कैसे हो गया, तो उस बात के लिए लिख सकते हो। अब बेटा वही जो लीनियर एसएचएम लिखा था वही चीज़ यहाँ पे लिख रहे हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू दैट इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, कंपेयर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई mgd अपॉन आई नॉट, और यहाँ पे हम कह देंगे कि ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट mg। d क्या है? d इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ मास अपॉन आई नॉट। आई नॉट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट अबाउट पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। ओमेगा को लिख सकते हो 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू अंडर रूट mg d अपॉन आई नॉट। तो यहाँ से टाइम पीरियड बता देंगे। t की वैल्यू आ जाएगी, t आ जाएगा 2 पाई रूट आई नॉट अपॉन mgd। क्लियर बिल्कुल? ये टाइम पीरियड आ गया। तो दिस इज फॉर रिजिड बॉडी ऑसिलेशन या एंगुलर एसएचएम कहते हैं। तो आई नॉट इसका लिख देंगे। क्लियर बिल्कुल यहाँ तक की बात? स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? मिटाएं इसको। कुछ भी कहीं किसी डाउट बोलो बेटा। हर्षित, अभिषेक, दिव्यम, भावुक, सोमेल, ऋत्विक, जानवी, अंजलि, अर्णव, अंजने, बोलो बेटा। सब क्लियर यहाँ तक का? हर्षित, ऋत्विक, अब ये बताओ कि जैसे अगर मान लो कि एक रॉड है, सिंपल रॉड हम लें और उसको हम कह दें कि एक पॉइंट पे, एक एंड पे ये हिंज है वर्टिकल पोजीशन पे। देखो ध्यान से, हम कह रहे हैं कि ये रॉड है, ये वर्टिकल से ये रॉड जिसका मास m है इस पॉइंट के अबाउट हिंज है। दिस इज रॉड हैविंग मास m, लेंथ l। और इसको यहाँ से इसको अगर डिस्प्लेस कर दिया जाए तो रॉड कभी यहाँ पे पहुँचेगा, कभी ये यहाँ पे होगा रॉड, कभी इधर होगा, कभी रॉड का पोजीशन ये होगा। तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा? बोलो हर्षित, भाव जल्दी से बताओ। ऋत्विक, दिव्यम, अंजलि, अंजने, बोलो टाइम पीरियड इसका क्या लिखोगे? एक रॉड है मास m लेंथ l का और एक पॉइंट के अबाउट ये हिंज कर दिया गया, ऐसे ऑसिलेट कर रहा है रॉड, इसका टाइम पीरियड बताना है। देखो बेटा, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन O है। अभी हमने कहा 2 पाई रूट, क्या डिराइव किया था टाइम पीरियड?
2 पाई रूट आई नॉट अपॉन mgd। अब बेटा देखो d क्या था, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, तो d की जगह पे क्या डिस्टेंस लिख दोगे, d क्या आ जाएगा, d आ जाएगा l/2। टाइम पीरियड लिखो डायरेक्ट 2 पाई रूट, वो पॉइंट के अबाउट ये रॉड ऑसिलेट कर रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इस पॉइंट के अबाउट, एक ml²/3, एक रॉड एक इंड के अबाउट रोटेट कर रहा होता है, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/3 होता है, ml²/3 अपॉन mg इंटू डी की जगह l/2, यही लिखना था। बोलो जल्दी से बताओ बेटा। अगर एक हम कह दें रिंग है, रिंग, और यहाँ नेल पे ऐसे रखा है रिंग, मास m है, रेडियस r है, इसको अगर सिंपली स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया जाती है, रिंग ऑसिलेट करने लग जाएगा इसी के अबाउट, कभी रिंग का पोजीशन ये हो जाएगा, इसका टाइम पीरियड क्या होगा, जिसका मास m रेडियस r है, टाइम पीरियड बताना है। दिव्याम, सोमेल, हर्षित, बोलो बेटा। ऋत्विक, देखो वो पॉइंट है, सही बात है, देखो बेटा कुछ नहीं यार, वो पॉइंट है, इसके अबाउट ऑसिलेट कर रहा, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा यार, सेंटर पे होगा, कुछ नहीं है भाई। d डिस्टेंस लिखा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और सेंटर ऑफ मास के बीच, d = r है। इस पॉइंट के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है, किसका, रिंग का। रिंग अगर रोटेट कर रहा है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²। इस पॉइंट के अबाउट क्या लिखोगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, 2mr² पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो वो पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया 2mr², mr² अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस mr², 2mr², d की वैल्यू r है, टाइम पीरियड एक लाइन में लिखो यार, 2 पाई रूट आई नॉट 2mr² अपॉन mg इंटू r, mr कैंसिल हो गया, तो t की वैल्यू आ गई 2 पाई रूट 2r/g। बताओ क्या है, कुछ है, मिटाएं इसको। डिस्क है, अगर डिस्क एक एंड के अबाउट नहीं कहा जाए कि वो सेंटर से x डिस्टेंस पे हिंज है, x डिस्टेंस पे हिंज है, और कहा जाए कि x की क्या वैल्यू हो, देखो ध्यान से, एक डिस्क है, डिस्क मास m रेडियस r, और ये कहा गया कि सेंटर से x डिस्टेंस पे हिंज है, ये डिस्टेंस हो गया x, हिंज पॉइंट हो गया O, और यहाँ पे सेंटर ऑफ मास। अब इसको ऑसिलेट करा दिया गया O पॉइंट के अबाउट, इसका टाइम पीरियड पूछा जाए और कहा जाए फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x t will be मैक्सिमम और मिनिमम, x की क्या वैल्यू हो कि टाइम पीरियड मैक्सिमम हो और मिनिमम हो। तो पहले x के टर्म में लिख देंगे बेटा, यहां से x डिस्टेंस पे है, इस एंड के अबाउट इसको हम रोटेट कराते हैं, ये सबको समझ में आ रहा क्वेश्चन। जब वो पॉइंट के अबाउट ये रोटेट करेगा तो किसी टाइम पे ये डिस्क कैसे हो जाएगा, फिर किसी टाइम पे डिस्क का सिचुएशन ये हो जाएगा, इसी के बीच वो पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट कर रहा है सेंटर ऑफ मास, तो हम कहेंगे कि वो पॉइंट से सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस है d की वैल्यू कितनी दी हुई है, x, d की वैल्यू है x, है कि नहीं। क्या है, मैक्सिमम या मिनिमम, मिनिमम मैक्सिमम होगा,
मिनिमम होगा। मैक्सिमम कब होगा टाइम पीरियड? जब एक्स क्या हो जाए? हाँ, बिल्कुल सही बात, गुड। तो मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आएगी? इनफाइनाइट। चलो भी देखते हैं। देखो यहाँ पे टाइम पीरियड लिखेंगे, टी की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई रूट आई की वैल्यू क्या हो जाएगा? वो पॉइंट के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट mr स्क्वायर बाई 2 होगा बेटा। सबको समझ में आ रही बात? इस पॉइंट के अबाउट अगर डिस्क रोटेट करेगा तो mr स्क्वायर बाई 2 प्लस mx स्क्वायर, mr स्क्वायर बाई 2 प्लस mx स्क्वायर आई नॉट अपॉन mgd, mgd की जगह हो जाएगा x। ये टाइम पीरियड आ गया जब x डिस्टेंस पे ये हिंज है। अब पूछा गया फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ एक्स टी इज मिनिमम और मैक्सिमम, तो डी टी बाई डी एक्स लिखोगे, दैट इज इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस आर बाई रूट 2। तो ये मिनिमम के लिए आएगा। और ये यहाँ से देखो, ये डिस्टेंस एक्स प्लस होगा, माइनस इधर माइनस नहीं कंसीडर करेंगे, एक्स तो पॉजिटिव भी होगा ना बेटा। सेंटर से एक्स डिस्टेंस ले रहे हैं, अगर इधर कहीं पे लिए तब भी ये रोटेट करके सेंटर ऑफ मास यहाँ पे आ जाएगा। देखो ये सेंटर ऑफ मास है, यहाँ से एक्स डिस्टेंस लिखा, पॉजिटिव निगेटिव लिखोगे एक्स डिस्टेंस, यहाँ पे हिंज करोगे, फिर ये पॉइंट ये घूम करके यहाँ आ जाएगा सेंटर ऑफ मास, फिर एक्स डिस्टेंस नीचे आ जाएगा इक्विलिब्रियम पे। समझ में आ रही बात? तो ये आ गया मिनिमम के लिए। फॉर मिनिमम एक और तरह से चेक कर सकते हो कि एक्स की कोई और वैल्यू रख दो, एक्स की वैल्यू r बाई 2 रख दो, तो देख लो कि जो टाइम पीरियड यहाँ एक्स की वैल्यू r बाई रूट 2 रखने पे आ रहा है, वैसे मैक्सिमम मिनिमा से कर सकते हैं, लेकिन अभी 11th में मान लो उतना अच्छा नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं है। एक्स की वैल्यू r बाई रूट 2 रख दो और एक्स की कोई और वैल्यू रखो, कोई वैल्यू रखो, जीरो ही रख दो। अगर वो टाइम पीरियड इससे ज़्यादा आ गया, इसका मतलब ये मिनिमम के लिए है ना बेटा। समझ पा रहे हो भाई? एक्स की वैल्यू आई है, या तो मैक्सिमम के लिए होगा या मिनिमम के लिए होगा। डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। कोई और वैल्यू रखें, इससे ज़्यादा आ गया इसका मतलब ये मिनिमम है, इससे कम आ गया तो ये मैक्सिमम के लिए है, तो ये मिनिमम हो गया। और मैक्सिमम हम कहेंगे कि एक्स की वैल्यू जब 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी मतलब ध्यान देना, जब एक्स 0 हो जाएगा तो इसका जो सेंटर होगा, यहाँ पे हिंज है, ये है नेल जो रेड से दिखाया, इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर देंगे। तो जैसे डिस्प्लेस करेंगे, मान लो ये पॉइंट ए है, इसे हम मार्क कर दिए, इसको स्लाइटली अगर हम डिस्प्लेस कर देंगे, स्लाइटली डिस्प्लेस कर देंगे, समझना बात को। यहाँ पे ये है हिंज पॉइंट, ए डैश अगर यहाँ पे आ गया तो ए डैश यहीं पे आ जाएगा, क्योंकि फिर ये पॉइंट इसको डिस्प्लेस किया, स्लाइटली डिस्प्लेस किया, तो दूसरा पॉइंट आ गया, वहाँ ये रुक गया। इसका एम जी डाउनवर्ड लग रहा है और एन अपवर्ड लग रहा है इक्विलिब्रियम में, तो वहीं रह जाएगा, वापस आएगा ही नहीं। समझ पा रहे हैं बात को? जैसे डिस्प्लेस कर देंगे वहीं रह जाएगा, फिर डिस्प्लेस कर देंगे वहीं रह जाएगा, वापस आएगा ही नहीं। तो अब वापस आएगा ही नहीं तो टाइम पीरियड क्या कहोगे? इनफाइनाइट टाइम, वेट करते रहो, आएगा ही नहीं तो टी इनफाइनाइट हो गया। फॉर मैक्सिमम टी मैक्सिमम एक्स विल बी 0। क्लियर? बिल्कुल ऐसे सब आता है यार, मिटाएं इसको। अब बेटा आसान है, एक बार अपने आप लिखा करो, थोड़ा सोचा करो, जो चीज़ बताए सेम एक बार 2 बार लिख के सब एकदम बिल्कुल टिप पे कर दो। क्वेश्चन बताता रहा हूँ, जब ये सब बेसिक समझे रहोगे तो क्वेश्चन दे धड़ाधड़, फिर कुछ भी रहे फिर तो सीट देंगे। एक दिन ट्राई करोगे, आधा 1 घंटा 1.5 घंटा टाइम दोगे, फिर हम फटाफट यहाँ डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन पे ही क्वेश्चन लाइन लग जाएगी हर तरह का। जब थ्योरी सब पढ़े रहोगे तो सब समझ पाओगे और ज़्यादातर कर लोगे। अच्छा ये बताओ, अगर हम कहते हैं 4 रॉड है स्क्वायर, ईच रॉड इज हैविंग मास एम लेंथ एल, और ये हिंज कर दिया गया यहाँ पे,
यहाँ पे कहीं पे इस पॉइंट पे हिंज कर दिया, मतलब ये स्ट्रक्चर है स्क्वायर, रोटेट करेगा तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, इसी के अबाउट ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा होगा, वो पॉइंट के अबाउट। समझ में आ रही बात? वो पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट करेगा। हर एक का रॉड का मास एम लेंथ है। इसका अगर स्लाइटली डिस्प्लेस करके छोड़ दें, कहीं टाइम पीरियड बताओ। इस रॉड की क्या कह रहे हो बेटा? हाँ, सेंटर पे होगा तभी तो यार ऐसे हॉरिजॉन्टल होगा। हाँ, किसी भी पॉइंट पे नहीं, किसी पॉइंट पे फिर कहानी अलग हो जाएगी। सेंटर पे हिंज है। अच्छा, ये सेंटर लग नहीं रहा क्या? यहाँ पे हिंज है तो कुछ नहीं है, सेंटर ऑफ मास तो यहाँ सेंटर पे होगा। डी की वैल्यू क्या होगी हर्षित? हाँ, वेरी गुड। अब इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है चारों का, यही तो करना है बेटा। अब पहला रॉड कह दें, इसको दूसरा कह दें, इसको तीसरा कह दें, इसको चौथा कह दें। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाए तो हम कहें हाँ 2 पाई रूट हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड। आई अबाउट ओ अपॉन टोटल मास कितना हो जाएगा? mgd। यही तो लिखते हैं ना बेटा। देखो तो टोटल यहाँ पे m डैश हम कह दे रहे हैं, यहाँ i डैश कह दे रहे हैं, और d की वैल्यू है L/2। तो हमें i डैश पता लग जाए, मास तो m डैश पता है। m डैश होगा 4m। i नॉट लिखना है, वो पॉइंट के अबाउट i डैश, i o डैश इसलिए लिख रहे हैं i o डैश क्योंकि कई रॉड हैं। कितने रॉड हैं? 4। अब यहाँ पे देखो ओ पॉइंट के अबाउट आ गया ना कॉन्सेप्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का। तो डायरेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पूछेंगे, लेकिन उसका इंपॉर्टेंस अब समझ में आ रहा है ना बेटा, हर जगह है। अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं लिख पाएंगे तो फिर क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे। 3 रॉड का पहले फर्स्ट रॉड का देखो, तो वो रॉड जो होगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा, ऑसिलेट कर रहा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कह दोगे? mL²/12। समझ में आया? फॉर 1। 3 के लिए लिखो, 3 इस पॉइंट के अबाउट इसका लिखना है थर्ड रॉड का, तो इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट होगा mL²/12 प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये डिस्टेंस कितना है? m, तो mL²। दिस इज फॉर रॉड 3। समझ में आ रहा है बेटा सबको? अब फोर्थ और सेकंड का सेम होगा ना, देखो फोर्थ और सेकंड का सेम होगा, तो इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं तो हम क्या कहते हैं? सेकंड का लिख दें तो mL²/12 प्लस इस पॉइंट के अबाउट पैरेलल एक्सिस थ्योरम लिख रहे हैं, ये L/2 है, L/2 है, तो ये कितना हो जाएगा? √2L/2 बेटा। हो गया ना यहां से यहां तक, या L/√2 कह दें तो प्लस m इंटू, समझ पा रहे हो बेटा सब लोग? नहीं समझ रहे हो? बोल दिया करो, ये नहीं चुप हो जाओ यार, उसमें क्या है? नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा। देखो यहाँ पे ये सेकेंड रॉड है, सेकेंड रॉड का सेंटर इसके अबाउट कैसे ऑसिलेट कर रहा होगा? ऐसे जाएगा। सेकेंड रॉड की बात कर रहे हैं, पूरा स्ट्रक्चर ऑसिलेट कर रहा होगा। सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखे mL²/12, इस एक्सिस के अबाउट लिखें तो इसके सेंटर ऑफ मास से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा भाई, इसके इस एक्सिस के अबाउट mL²/12 है, और o के अबाउट बताना है, तो इनके बीच का डिस्टेंस m इंटू डिस्टेंस स्क्वायर लिखेंगे ना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। बोलो बेटा, बोलो। तो क्या हो जाएगा? m इंटू L/√2 होल स्क्वायर। ये किस रॉड का आया? सेकेंड का, तो वही आएगा थर्ड का, आएगा ना, तो 2 टाइम कर दिया, सेकेंड एंड फोर्थ। ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया I/O डैश। I/O डैश इज नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सबके समझ में आया या नहीं बेटा? यार कुछ बोला करो, हाँ नहीं या तो हाँ, 2 में से 1 होगा। सबको कह रहा हूँ, सब बता दिया करो बेटा। समझ में आया भाव? अंजलि
ऋत्विक बेटा समझ में आ रहा है अच्छे से? हाँ, तो ये आई ओ डैश, ओ डैश के अबाउट आ गया, मतलब आई ओ डैश हम लिख दिए तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ऐसे लिख दिया करेंगे। अब जब तुम्हें ये पता लग गया, डी पता है, तो वैल्यू रख दो। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट हम थोड़ा सा अब चल रहे हैं आगे, क्वेश्चन करा देंगे बाद में, प्रॉब्लम सॉल्विंग। मिटाऊं इसको? अब देखो टाइम पीरियड फॉर स्प्रिंग मास सिस्टम। स्प्रिंग मास सिस्टम, स्प्रिंग मास सिस्टम क्या लिखोगे? पहला, व्हेन स्प्रिंग मास सिस्टम लाइज ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, लाइज ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। केस 1, ये बेटा इसका वेट है mg डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन n1, और ये नेचुरल लेंथ में है, स्प्रिंग मास सिस्टम नेचुरल लेंथ में है। तो क्या होगा कि ये इक्विलिब्रियम में, अब इसको अगर इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस किया जाए, इसको कंप्रेस करें या इलोंगेट करें, अगर इसके हम कह दें यही इसका मीन पोजीशन होगा, हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, n1 = mg है। अब क्या हुआ कि इसको अगर हम स्लाइटली डिस्प्लेस कर दें मीन पोजीशन से इसको डिस्प्लेस कर दिया जाए, तो ये जा रहा है राइट वर्ड, और मान लो मीन पोजीशन से x पोजीशन पे है किसी टाइम पे ये, तो इस ब्लॉक पे वर्टिकल तो n1 mg के बराबर होगा, लेकिन स्प्रिंग फोर्स इसको चाहेगा मीन पोजीशन की तरफ लाना। स्प्रिंग फोर्स बताया था बेटा, मालूम है सबको? हाँ, स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा बेटा, स्प्रिंग फोर्स होता है F = kx, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो स्प्रिंग फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली पर जितना ज़्यादा इलांगेट होगा, कोई स्प्रिंग है इलांगेट होगा तो अपनी मीन पोजीशन की तरफ, जब इलांगेट करेंगे तो मीन पोजीशन की तरफ उसका फोर्स, स्प्रिंग फोर्स ज़्यादा लग रहा होगा, वो अपनी मीन पोजीशन पे आना चाहेगा। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, F = kx लिख देते हैं, k इज स्प्रिंग कांस्टेंट। ये स्प्रिंग कांस्टेंट किसी स्प्रिंग के लिए कांस्टेंट रहेगा, और k की वैल्यू दैट इज स्प्रिंग कांस्टेंट, और k की यूनिट होगा F/x, न्यूटन पर मीटर। तो ये बेटा जो होगा ये राइटवर्ड जा रहा है और इस पर फोर्स लग रहा है kx, तो दिस इज रिस्टोरिंग फोर्स। क्यों रिस्टोरिंग फोर्स? क्योंकि इसकी वेलोसिटी है राइटवर्ड और फोर्स लग रहा है लेफ्टवर्ड, और ये फोर्स जैसे जैसे x बढ़ रहा है फोर्स क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो कहीं जाके रुक जाएगा बेटा, रुक जाएगा तो वही एम्पलीट्यूड हो जाएगा, मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगा मीन पोजीशन से। तो जब कभी मीन पोजीशन से x डिस्टेंस पे है तो हम कहेंगे कि रिस्टोरिंग फोर्स जो होगा, रिस्टोरिंग फोर्स जो दैट इज इक्वल टू -kx, ऐसे लिख सकते हो। फोर्स को कह दोगे मास इंटू एक्सेलरेशन, इसलिए कह रहे हैं -kx क्योंकि x जो डिस्प्लेसमेंट है उसके अपोजिट फोर्स लग रहा है, जा राइटवर्ड रहा, फोर्स लग रहा है लेफ्टवर्ड। तो यहाँ से आ गया a की वैल्यू -k/m इंटू x। अब देखो a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव x आ गया, तो a इज इक्वल टू -ω² आ गया। इससे कंपेयर करें तो ω² की वैल्यू आ गई k/m, तो ओमेगा इज √k/m। तो टाइम पीरियड क्या लिख दोगे? T इज इक्वल टू 2π√m/k, मास अपॉन स्प्रिंग कांस्टेंट। समझ में आई बात? तो स्प्रिंग के लिए हम कहेंगे, स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए टाइम पीरियड T इज इक्वल टू 2π√m/k।
T इज इक्वल टू 2 पाई रूट m बाई के। m इज मास, k इज स्प्रिंग कांस्टेंट। समझ में आ रही बात बेटा ऋत्विक? स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू kx पता है या नहीं ऋत्विक तुम्हें? ठीक, बाकी को तो मैं बताया हूँ। मिटाएं इसको। अगर यही वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, वर्टिकली अगर ये हैंग कर रहा है, देखो वर्टिकली अगर हैंग कर रहा है स्प्रिंग मास सिस्टम, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा? स्प्रिंग मास सिस्टम इज इन वर्टिकल। एक बात देखो बेटा, स्प्रिंग अगर ये हम कहें स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में है, अगर हम यहाँ पे कोई मास अटैच करेंगे तो ऑब्वियसली ये कहीं इलांगेट हो जाएगा। ये इसका नेचुरल लेंथ था, अब यहाँ पे कहीं पहुँच गया। मान लिया जाए कि इसका इलांगेशन हो गया x0, तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा कि इसका पहले इक्विलिब्रियम का फोर्सेस लिख दो। mg डाउनवर्ड लग रहा है, kx0 लग रहा है अपवर्ड। तो एट इक्विलिब्रियम क्या कह दोगे? एट इक्विलिब्रियम kx0 इज इक्वल टू mg, kx0 इज इक्वल टू mg। अब देखो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अगर यहाँ से स्लाइटली डिस्प्लेस कर दो, जब भी किसी का देखो कि एसएचएम कर रहा है या नहीं कर रहा है, प्रूव करना है, टाइम पीरियड लिखना है, तो पहले एनालाइज इट्स फोर्सेस एट इक्विलिब्रियम एंड राइट डाउन इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। फोर्स इक्वेशन मतलब फोर्स को इक्विलिब्रियम में हम नेट फोर्स लिख दिया, जैसे kx0 इज इक्वल टू mg। अब क्या इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दें इक्विलिब्रियम पोजीशन से? ध्यान देना बेटा, जब इसको हमने स्लाइटली डिस्प्लेस किया, ये ब्लॉक डाउनवर्ड जा रहा है और ये अब हम ये कह रहे हैं मीन पोजीशन से ये x डिस्प्लेस हुआ, तो अब क्या होगा? mg तो वही एक्ट कर रहा है बेटा इस पे डाउनवर्ड, mg की वैल्यू वही है, mg वही लग रहा है, और इस पे जो फोर्स लग रहा है वर्टिकली अपवर्ड वो कितना लग रहा है? अब हाँ, अब फोर्स हो गया, ध्यान देना, अब वर्टिकली अपवर्ड फोर्स हो गया x प्लस x0 और नीचे हो गया mg। तो mg की वैल्यू तो kx0 के बराबर थी, तो इसका मतलब kx0 प्लस kx। तो जब ये डाउनवर्ड डिस्प्लेस किया, थोड़ा स्लाइटली डिस्प्लेस किया, तो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स इंक्रीज कर गया, तो दैट विल बिकम नेट फोर्स टुवर्ड द मीन पोजीशन विल बिकम रिस्टोरिंग फोर्स। नेट फोर्स टुवर्ड्स मीन पोजीशन विल बिकम रिस्टोरिंग फोर्स, उसको हम कहेंगे रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स को लिख देंगे F रिस्टोरिंग इज इक्वल टू माइनस, ध्यान देना बेटा, K माइनस K x प्लस x0 माइनस mg नेट फोर्स टुवर्ड्स मीन पोजीशन, नेट फोर्स टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ये फोर्स हो गया टुवर्ड्स मीन पोजीशन, निगेटिव लिख रहे हैं क्यों? क्योंकि डाउनवर्ड जा रहा है और फोर्स लग रहा टुवर्ड द सेंटर, दैट इज इक्वल टू m इंटू ए। m इज मास इंटू एक्सेलरेशन, रिस्टोरिंग फोर्स। तो यहाँ से क्या आ गया बेटा? अब इसको हमें जो इक्विलिब्रियम में हमने इक्वेशन लिखा उसको यूज कर लेंगे। देखो m a इज इक्वल टू लिखेंगे माइनस kx प्लस kx0 माइनस mg। तो सिंस kx0 इज इक्वल टू mg था कि नहीं बेटा? तो kx0 की वैल्यू mg के बराबर था, तो इसको हम क्या कह देंगे? देखो
एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ए की वैल्यू हो जाएगी माइनस के बाई एम इंटू एक्स, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव एक्स। तो यहाँ से हम कंपेयर कर लेंगे, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू क्या आई बेटा ओमेगा स्क्वायर की? ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आई? के बाई एम, ओमेगा हुआ रूट के बाई एम, ओमेगा को 2 पाई बाई टी लिख सकते हैं, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एम बाई के। ये टाइम पीरियड हो गया, ये टाइम पीरियड हो गया, इसका टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड चाहे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो चाहे वर्टिकल, कोई चेंज हुआ नहीं हुआ। समझ में आई बात? इसको ऐसे भी कह सकते हो, ये तुम्हें इक्विलिब्रियम फोर्सेस का अगर लोगे तो ये यूज होकर के कैंसिल हो जाएगा। तो क्या करो कि जब भी कोई वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स वगैरह है इक्विलिब्रियम में, तो वहां मान लो ग्रेविटी फ्री स्पेस है। क्या मान लेंगे? ग्रेविटी फ्री स्पेस है, ग्रेविटी है ही नहीं है, तो क्या होगा? वही बात हो गई। अब देखो ध्यान से, ग्रेविटी फ्री स्पेस है, टाइम बचेगा, मैं वो तरीका बता रहा हूँ, टाइम बचेगा, क्योंकि जो इक्विलिब्रियम में होगा वो तो कैंसिल हो जाएगा, बाद में यूज होगा। ग्रेविटी फ्री स्पेस है, ये के है और ये एम है, तो ग्रेविटी फ्री है, तो जब भाई ये हम कहेंगे इसका इक्विलिब्रियम है। इसको हम अगर स्लाइटली डिस्प्लेस किए, एक्स डाउनवर्ड आएगा, तो इस पे फोर्स कितना लग जाएगा टुवर्ड्स मीन पोजीशन? बोलो, के एक्स लग जाएगा। ये अगर एक्स डिस्प्लेस किए बेटा, एक्स डिस्प्लेस किए डाउनवर्ड जा रहा, तो हम कहेंगे फोर्स जो लगा वो के एक्स लगा, तो माइनस के एक्स इज इक्वल टू एम ए। देखो वही आया कि नहीं आया? ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर कर लो। मतलब अगर तुम ग्रेविटी वाला लोगे तो ये वैल्यू रहेगी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन लिखोगे, और जब तुम रिस्टोरिंग फोर्स लिखोगे उसमें ये यूज होके कैंसिल हो जाएगा। समझ में आई बात? क्लियर बिल्कुल? ये बताओ, स्प्रिंग कांस्टेंट पता है, सीरीज में अगर कनेक्ट होगा तो क्या होगा? K1 1 बाई के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2 1 बाई K3 होता है। पैरेलल में होगा तो के इक्विवेलेंट होता है K1 प्लस K2 प्लस K3। क्लियर बिल्कुल? नहीं तो लिख लो, वैसे हमने बता रखा है। अगर सीरीज में कनेक्टेड है स्प्रिंग तो उनका के इक्विवेलेंट होगा 1 बाई के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2 प्लस 1 बाई K3। पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस K3 होता है। देखो, तो जैसे मान लो अगर हम कहेंगे यहाँ पे 3 स्प्रिंग कनेक्ट कर दिए गए, K1 K2 K3 और एक ब्लॉक है M। पूछा जाए इसका टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड क्या होगा? तीनों का के इक्विवेलेंट लिखो। इसको मान लो कि एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया जाए, के इक्विवेलेंट, तो इसका मास M है, और हमने बता रखा है स्प्रिंग के लिए ग्रेविटी फ्री मान लो, तो के इक्विवेलेंट होता है सीरीज के लिए 1 बाई के इक्विवेलेंट इज 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2 प्लस 1 बाई K3। तो यहाँ से के इक्विवेलेंट आ जाएगा, तो T इज इक्वल टू 2 पाई रूट एम अपॉन के इक्विवेलेंट। बस खत्म बात। टाइम पीरियड यही लिखना है। समझ में आई बात? अगर यही पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, अगर यही पैरेलल में कनेक्ट हो K1 K2, यहाँ पे एक ब्लॉक कनेक्टेड है, इसका कहा जाए टाइम पीरियड क्या होगा? इसका के इक्विवेलेंट लिख दो K1 प्लस K2, T हो जाएगा 2 पाई रूट एम अपॉन के इक्विवेलेंट। के इक्विवेलेंट K1 प्लस K2 रख देंगे। ठीक है। दो स्प्रिंग अगर केवल कनेक्ट होता तो के इक्विवेलेंट क्या लिख देते? 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2। अगर दो स्प्रिंग ही कनेक्ट होता और टाइम पीरियड पूछा जाता तो 1 अपॉन के इक्विवेलेंट लिखते हैं 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2, तो के इक्विवेलेंट आता K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2।
ये के इक्विवेलेंट आ जाता तो टाइम पीरियड क्या कह देते, 2 पाई रूट एम अपॉन के इक्विवेलेंट। तो टी की वैल्यू आ जाती 2 पाई रूट एम अपॉन K1 K2, यहाँ पे हम कहते हैं K1 प्लस K2। समझ में आई बात बेटा सबको? क्लियर बिल्कुल अच्छे से? देखो अब इसको सीरीज पैरेलल कैसे कनेक्ट कर दिया जाए वो भी सब मेन सोर्स में ऐसे दे देते थे, एक लाइन काम, इसको बस फ्री स्पेस मान लेना, फट से लिख देना। देखो कुछ नहीं है यार, अगर हम ये कह दें कि पहले सिंपल केस लो बताते हैं। इसका माध्यम है ये सरफेस है स्मूथ, इसको अगर मीन पोजीशन से स्लाइटली, ये अपने नेचुरल लेंथ में है ऑल स्प्रिंग, और ये इक्विलिब्रियम में अगर अपने मीन पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस कर दें तो फाइंड टाइम पीरियड टी पूछा गया। तो एक बात देखो कि ये देखो एक बात कि जैसे ये वर्टिकल वॉल है तो ये एक ही पॉइंट हो गए, ये वर्टिकल वॉल बेसिकली एक ही पॉइंट हो गया, मतलब वर्टिकल वॉल एक ही पॉइंट होने का मतलब क्या हो गया कि इसी को हम कह सकते हैं सेम एज कि यहां से 3 स्प्रिंग कनेक्ट कर दिया जाए। इसका जो टाइम पीरियड होगा K2K, ठीक है। तो इसका जो K इक्विवेलेंट, जो इसका टाइम पीरियड होगा वही इसका टाइम पीरियड होगा, क्योंकि वर्टिकल वॉल एक ही पॉइंट है। तो एक पॉइंट से अगर स्प्रिंग कनेक्ट है, दूसरे पॉइंट पे भी कनेक्टेड है, एक पॉइंट से स्प्रिंग कनेक्टेड है, दूसरे एंड पे भी किसी ब्लॉक से कनेक्टेड है, तो क्या हो जाएगा, ऑल स्प्रिंग विल बी इन पैरेलल। तो इसको हम कहेंगे कि सब ये स्प्रिंग पैरेलल है, मतलब इसकी जगह पे K प्लस K, ये तो पैरेलल सीधा सीधा दिख रहा है, K प्लस K क्या हो जाएगा इनकी जगह पे 2K हो गया। अब ये दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट है, 2K आर इन पैरेलल, कितना हो गया K इक्विवेलेंट 4K। तो टाइम पीरियड क्या लिख दोगे, 2 पाई रूट एम अपॉन 4K, यही टाइम पीरियड आएगा। समझ में आई बात? मिटाइए इसको। इसको हम कह दें के चलिए इसको भी लिख दिया जाए के। इसका टाइम पीरियड पूछा जाए।
टाइम पीरियड। तो देखो के क्या हो गए बेटा ये, पैरेलल, बिल्कुल सही। और 2k क्या हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा ना बेटा। ये के पैरेलल हो गया तो ये हो गया 2k, और 2k आर इन सीरीज। तो अगर दो सीरीज में होंगे तो के इक्विवेलेंट अभी हमने बताया k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2 कहाँ से आया था, 1 अपॉन के इक्विवेलेंट इज 1/k1 प्लस 1/k2। इसको कहेंगे k1 k2 प्लस k1, 1 अपॉन के इक्विवेलेंट। तो के इक्विवेलेंट आ जाएगा k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। ठीक है बेटा। तो k1 k2 ये हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल हो गए तो क्या हो गया 2k और 2k हो गए पैरेलल, और 2k हो गए सीरीज। तो 2k इंटू 2k अपॉन 2k प्लस 2k कितना हो जाएगा, बोलो बेटा, k हो गया ना। तो इधर हो गया एक स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k, और ये हो गया 3k और k हो गया 3k और k हो गया सीरीज। 3k इंटू k अपॉन 3k प्लस k, 3k स्क्वायर अपॉन 4k कैंसिल हो गया, कितना हो गया 3k/4, 3k/4। ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल, ये दोनों पैरेलल हो गए। तो k इक्विवेलेंट हो गया k प्लस 3k/4, तो हो गया 7k/4। कुछ नहीं करना, बस t इज इक्वल टू 2π√m अपॉन k इक्विवेलेंट 7k/4। टाइम पीरियड आ गया, बस खत्म बात। बेटा इसको वर्टिकल में अगर ऐसे है, ये से अगर सिस्टम है, इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया जाए तो ऑसिलेट करेगा। टाइम पीरियड पूछा गया, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन t। तो ये k हो गया 2k, ये k हो गया 2k, और 2k हो गया सीरीज। तो इन दोनों का हो गया k इक्विवेलेंट k। देखो 2k हो गया सीरीज, तो ये हो गया k, 2k हो गया सीरीज, तो ये हो गया k, और ये हो गया 2k। ये हो गया m। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेटा, 2k और 2k हो गया दोनों सीरीज, तो k हो गया, k आ गया। मतलब एक स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, इसका जो टाइम पीरियड होगा वही इसका टाइम पीरियड होगा। तो आ गया t इक्वल टू 2π√m/k। क्लियर बेटा। मिटाएं इसको। देखो oscillation of
ऑसिलेशन ऑफ सिलेंडर इन लिक्विड। ये कोई लिक्विड है जिसकी डेंसिटी है रो। इसमें मान लो एक सिलेंडर ऐसे फ्लोट कर रहा है, सिलेंडर फ्लोट कर रहा है, तो इसका एल लेंथ इनसाइड लिक्विड है, ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और इसका मास दिया है मास ऑफ सिलेंडर इज एम। अब देखो बेटा, इसका एल लेंथ इनसाइड लिक्विड है, तो पहले एट इक्विलिब्रियम में देखो, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम इसका वेट एक्ट कर रहा वर्टिकली डाउनवर्ड, इसका वेट एक्ट कर रहा वर्टिकली डाउनवर्ड। कितना वेट होगा, mg। बॉइंट फोर्स कितना होगा बेटा, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड AL। कितना वॉल्यूम लिक्विड डिस्प्लेस किया, AL। ये जो ब्लू पार्ट से दिखा रहे हैं इतना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, इसका जो बॉइंट फोर्स होगा, बॉइंट फोर्स दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड A इंटू L इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, तो मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इंटू G, यही हो गया वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो एट इक्विलिब्रियम ये हम कह देंगे AL रो G इज इक्वल टू mg। ये बात समझ में आई बेटा सबको, बोलो। अब क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इसको अगर हम स्लाइटली धीरे से पुश कर दें, कुछ सिलेंडर को वर्टिकली डाउनवर्ड पुश कर दें, ध्यान देना यहाँ पे, वर्टिकली डाउनवर्ड इसको पुश कर दिया गया, तब क्या हो जाएगा, वर्टिकली अगर इसको हम पुश कर दें वर्टिकली डाउनवर्ड, हाँ देखो ध्यान से बेटा, अब इक्विलिब्रियम से इसको हम स्लाइटली डिस्प्लेस कर रहे हैं डाउनवर्ड, तो ये सिलेंडर का अपर एंड यहाँ आ जाएगा और ये पार्ट इधर आ जाएगा। वेट तो वही है, लेकिन वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, इतना पार्ट जो यहाँ पे दिखा रहे हैं, इतना वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड ज़्यादा बढ़ गया, तो यही बॉइंट फोर्स की वैल्यू बढ़ गई। तो कितना नीचे गया, किसी इंस्टेंट पे जा सिलेंडर डाउनवर्ड रहा है और ये x इनसाइड गया, x इनसाइड मोर गया, तो कितना ये लिक्विड वर्टिकली अपवर्ड, ये देखो कितना बॉइंट फोर्स बढ़ा बेसिकली, A इंटू एक्स वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ये बेटा समझ पा रहे हो, इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, दिस इज मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इंटू G वेट, ये बॉइंट फोर्स अपवर्ड बढ़ रहा है, जैसे से नीचे जा रहा है फोर्स बढ़ रहा है अपवर्ड, दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स, दैट इज इक्वल टू माइनस m इंटू ए। तो ए को लिख सकते हैं माइनस ए रो जी एक्स बाई एम, एम इज मास ऑफ सिलेंडर, तो इसको हम कंपेयर कर देंगे ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ए रो जी बाई एम, टी आ जाएगा 2 पाई रूट एम अपॉन ए रो जी। बोलो, यही हुआ बेटा, ये रिस्टोरिंग फोर्स इंक्रीज कर गया। अब कोई इसको दूसरा तरीका देखो ध्यान से, कोई ऐसे लिख सकता है कि सर इक्विलिब्रियम में फर्स्ट इक्वेशन है, अब जब ये x और चला गया नीचे, तो ये लेंथ कितना हो गया, टोटल इनसाइड लिक्विड L प्लस एक्स लिखोगे। अब कहोगे नेट फोर्स, बॉइंट फोर्स, अब हम कहेंगे बढ़ गया, तो नेट फोर्स टूवर्ड्स मीन पोजीशन, नेट फोर्स टूवर्ड्स मीन पोजीशन हम लिखेंगे A इंटू एल प्लस एक्स इंटू रो इंटू जी माइनस एम जी इज इक्वल टू माइनस एम ए। समझ पाए बेटा, नेट फोर्स टूवर्ड्स मीन पोजीशन इंक्रीज कर गया, दैट इज रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस एम ए, क्योंकि वेलोसिटी डाउनवर्ड है और फोर्स इंक्रीज कर रहा है अपवर्ड। तो ये बात देखो, ए एल रो जी एक टर्म आया, ए एल रो जी माइनस एम जी प्लस ए रो जी एक्स इज इक्वल टू माइनस एम ए। देखो बेटा ध्यान से, तो ये फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट ए एल रो जी इज इक्वल टू एम जी है,
तो कैंसिल हो गया ना ये बेटा, ये 0 हो गया। फ्रॉम फर्स्ट आया यही, देखो जो हमने रिस्टोरिंग फोर्स लिख दिया था यहाँ से डायरेक्ट। क्लियर बिल्कुल। तो यही बात जब इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम में रहने दो, ग्रेविटी फ्री मान लो। अब ग्रेविटी फ्री मान लो तो mg कांस्टेंट रहेगा, मतलब mg वेट की बात छोड़ दो, बाकी उसके बाद सब कुछ वही कर दो। तो हम इक्विलिब्रियम वाले फोर्स, अब जैसे इक्विलिब्रियम वाले फोर्स बैलेंस किए तो फिर अननेसेसरी है वही फर्स्ट इक्वेशन करेंगे और कैंसिल होकर 0 आएगा, फिर आएगा तो यही। तो जितना एक्स्ट्रा फोर्स आ रहा है टुवर्ड्स मीन पोजीशन वही रिस्टोरिंग फोर्स हो जाएगा और उसको डायरेक्ट लिख दो। अब अगर मान लो मिटाएं इसको, अब इसी को अगर स्प्रिंग से भी कनेक्ट किए होते हैं, देखो ध्यान से, साथ में ट्रिक भी सीखते चलना है, टाइम भी बचाना है। तो इसीलिए हम तरीका बताते जा रहे हैं कि डायरेक्ट लिख दिया करो एक लाइन में, नहीं तो इक्विलिब्रियम लिखो फिर उसके बाद उसको कैंसिल करो, तो बिना मतलब 2-3 मिनट एग्जाम में बहुत मैटर करता है जब पूरा अटेम्प्ट करना होता है। और जब अटेम्प्ट ही कम करना है तो फिर मैटर क्या करता है, टाइम में टाइम रहता है। देखो तो मान लो किसी में हम कहें स्प्रिंग, सिलेंडर, सब कुछ वही है, एल लेंथ इनसाइड लिक्विड, डेंसिटी रो, मास एम, स्प्रिंग कांस्टेंट के, ये इक्विलिब्रियम में फ्लोट कर रहा है। अगर इसको हम स्लाइटली डिस्प्लेस कर दें, सिलेंडर को पुश करें डाउनवर्ड, तो ऑसिलेट करने लग जाएगा। बोलो टाइम पीरियड क्या होगा? देखो ध्यान से, कुछ नहीं। अब क्या मान लेंगे, इक्विलिब्रियम में है जो भी फोर्स है, पहले देखो यहाँ पे शॉर्टकट, फिर वो भी बता देते हैं। जब इसको हमने डिस्प्लेस किया x, तो ये इलांगेट हो गया x, और ज़्यादा इलांगेट हुआ, और ये चला गया x इनवर्ड और अंदर चला गया। तो बॉइंट फोर्स जो बढ़ेगा इफेक्टिव इस x के कारण बढ़ेगा, जो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुआ, और एक kx फोर्स बढ़ेगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स हम कह देंगे kx प्लस a x डेंसिटी इंटू g, दैट इज इक्वल टू माइनस एम ए। तो ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस के प्लस ए रो जी अपॉन एम इंटू एक्स, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव एक्स। कंपेयर कर लो तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ओमेगा आ जाएगा अंडर रूट के प्लस ए रो जी अपॉन एम, टी आ जाएगा 2 पाई रूट एम अपॉन के प्लस ए रो जी। ये समझ में आया सबको? बस एक लाइन में लिख दिया। अब कोई ये कह सकता है सर एट इक्विलिब्रियम, अब देखो टाइम जहाँ पे ज़्यादा लगेगा लिखेंगे, आएगा वही एट इक्विलिब्रियम, तो लिखो इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये फोर्स कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए इक्विलिब्रियम में है। इसके अलावा जितना डिस्प्लेस किया, जो एक्स्ट्रा फोर्स आया वही रिस्टोरिंग फोर्स हो गया। अब कहोगे मान लो कि इलांगेट रहा होगा पहले एक्स नॉट, भाई ये जब इक्विलिब्रियम में तो कुछ इलांगेशन इसमें होगा, तो अपवर्ड फोर्स लग रहा है के एक्स नॉट, तो के एक्स नॉट अपवर्ड लग रहा है, प्लस एल ये इनसाइड लिक्विड है, तो ए इंटू एल इंटू रो इंटू जी, बॉइंट फोर्स इज इक्वल टू एम जी। ये पहला इक्वेशन हुआ, समझ में आई बात बेटा? अब जब ये डिस्प्लेस करोगे कि x इनसाइड आया, तो कहोगे नेट फोर्स अपवर्ड, भाई बढ़ेगा तो अपवर्ड, mg तो वही डाउनवर्ड सेम है, तब कहोगे k इंटू एक्स प्लस एक्स नॉट, अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स हुआ k इंटू एक्स प्लस एक्स नॉट प्लस a इंटू एल प्लस एक्स इंटू रो इंटू जी माइनस एम जी। ये कहोगे नेट फोर्स टूवर्ड द सेंटर इज इक्वल टू माइनस एम ए।
अब बेटा जो ये है के एक्स नॉट प्लस ए एल रो जी इज इक्वल टू एम जी, देखो यहाँ से एक टर्म आएगा के एक्स नॉट, एक होगा के एक्स प्लस के एक्स नॉट, देखो के एक्स नॉट प्लस ए एल रो जी माइनस एम जी, इसको हम कर दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं एक साइड, ए रो जी प्लस ए रो जी एक्स इज इक्वल टू माइनस एम ए। तो जितना लिखोगे ये वैल्यू हो गई 0, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर यही बात आ गई बेटा, देखो डायरेक्ट जो लिखा था हमने, समझ गए बात? तो ऐसे ही लिखना है, मिटाओ इसको, पाँच तारीख को हम क्लास भी लेंगे, आज 3 है, कल छुट्टी रहेगी, 5 को क्लास भी लेंगे, टेस्ट भी लेंगे एसएचएम का शाम को, सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो और इस बीच में हम पिछला जो टेस्ट है उसमें सब लोगों को टेस्ट देना, तो मैं मार्क्स भी दे दूंगा, कैलकुलेट कर दूंगा। अगर मान लो यूट्यूब है, इसमें कोई लिक्विड है तो रहेगा इक्विलिब्रियम में, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन कह देते हैं, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, यूनिफॉर्म एरिया। टोटल लेंथ ऑफ लिक्विड इज L, टोटल लेंथ ऑफ लिक्विड इज L, डेंसिटी इज रो। ये इक्विलिब्रियम में। एक बात देखो, इधर से अगर हम लिक्विड पुश कर दें x, इसको हम पुश कर दें x, ये लेवल x नीचे आ गया, अगर हम कहें कि इसको पुश कर दें थोड़ा, तो ये लिक्विड ऐसे ऐसे ऑसिलेट दोनों कॉलम में करने लग जाएगा कि नहीं? बोलो बेटा, इसको अगर पुश कर देंगे तो ये इधर लेवल और बढ़ जाएगा, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होगा, तो इसका मतलब जितना ये डाउनवर्ड गया उतना ही ये अपवर्ड चला जाएगा। अब कंडीशन ये हो जाएगा, ध्यान समझना बात को, हम पूछेंगे अभी। ये अगर यहाँ पे आ गया, ये लेवल यहाँ पे चला गया, तो अगर ये x से डाउनवर्ड गया तो वो x से ऊपर जाएगा, तो ये टोटल लेंथ हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब लिक्विड ये हो गया, अब क्या होगा, फिर ये इधर आएगा, लेफ्टवर्ड जाएगा 2x, देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन लिक्विड एंड सरफेस ऑफ ट्यूब, नो लॉस ऑफ एनर्जी। तो क्या होगा कि लेफ्ट साइड भी जाएगा, फिर ऐसे ऑसिलेट करने लग जाएगा। तो टाइम पीरियड पूछा जा रहा है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो एक बात देखोगे, जब इसको डिस्प्लेस किया ये लेफ्ट आर्म का लिक्विड डाउनवर्ड, तो इधर गया 2x और ये जा रहा है अपवर्ड, तो जो इसके लिए रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो बेटा वेट ऑफ लिक्विड, यही तो वेट जो एक्स्ट्रा लिक्विड का होगा यही तो लाएगा इसको वापस। अगर सेम लेवल यहीं पे रहता है, ये लिक्विड होता ही नहीं तो रुका रहता वहीं पे ना। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या कह दोगे, 2x इंटू एरिया मान लेते हैं, ए इंटू ये हो गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी वेट, यही वेट क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस टोटल मास ऑफ लिक्विड m इंटू ये, यही रिस्टोरिंग फोर्स हुआ भाई। जब डिस्प्लेस किया लेफ्ट वर्ड की लिक्विड ऊपर जा रहा है, लेकिन इसका फोर्स जो लग रहा है वेट के कारण बढ़ता जा रहा है। समझ पा रहे हो बात को? m क्या लिखोगे, माइनस a इंटू टोटल लेंथ कितना दिया है l, एरिया a है, टोटल लेंथ l है, तो ये हो गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मास हो गया इंटू एरिया। ए तो यहीं से कैंसिल हो गया, रो कैंसिल हो गया, ए आ गया, ए कितना आ गया, -2g
अपॉन एल इंटू एक्स। तो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव एक्स हुआ, तो ए की वैल्यू लिख दोगे माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ओमेगा स्क्वायर लिखोगे 2g/l, तो ओमेगा आ गया अंडर रूट 2g/l, तो ओमेगा ये आ गया, तो टी क्या आ जाएगा 2 पाई, ओमेगा होगा 2 पाई/t, तो ओमेगा इज 2 पाई/t, तो टी की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई रूट l अपॉन 2g। ये समझ में आई बात बेटा? है क्या बेटा? x कहाँ आएगा बेटा? ये नहीं आया, बोलो। टू एक्स इसलिए लिख रहे हैं बेटा कि देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, पहले लिक्विड यहीं तक था, देखो ध्यान से सब लोग देखो बेटा, ये लिक्विड दोनों लेवल पे सेम है और यहाँ P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओपन टू एयर है, रुका हुआ है। अब अगर हम लेफ्ट आर्म का लिक्विड प्रेस किया डाउनवर्ड, कितना प्रेस किया x, तो अब लिक्विड का लेवल यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया लेफ्ट आर्म में x, तो ये पहले ध्यान देना कि ये इसके बराबर था, तो ये x तो रहेगा ही, तो जो यहाँ से लिक्विड x नीचे गया वही लिक्विड तो x ऊपर और बढ़ जाएगा ना, तो राइट साइड में यहाँ लिक्विड हटा, तो ये लिक्विड का लेवल यहाँ कहीं पहुँच गया। समझ में आया बेटा? तो लेफ्ट साइड पे लिक्विड x नीचे आया, तो ये सरफेस यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये इतना एक्स्ट्रा लिक्विड हो गया, तो x ये था और ये x और बढ़ गया, जो x नीचे आया तो 2x बढ़ गया, तो ये लेवल पे अगर रहता तो सेम रहता। अब 2x का वेट इसको वापस ला रहा है ना, 2x का वेट, समझ पा रहे हो? क्लियर बेटा सबको? बोलो। सोमिल, ऋत्विक क्लियर बेटा? दिव्याम? अगर मान लो राइट साइड का जो यूट्यूब है, अब एक बात ध्यान रखना, अगर एरिया अलग अलग होता तो वॉल्यूम हम कहते मास सेम रहेगा ना बेटा, तो उससे हाइट हम बता सकते हैं। समझ पा रहे हो बात को? एक साइड का एरिया स्मॉल ए है, दूसरे कैपिटल ए है, तो उससे हाइट अलग होगा, जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसमें हाइट कम बढ़ेगी ना बेटा। टोटल मास तो लिक्विड का सेम, जो लेफ्ट साइड से कम होगा लेफ्ट आर्म से, वही राइट आर्म में बढ़ेगा। बोलो। अगर मान लो इसमें ये कहा जाए कि राइट साइड का जो आर्म है वो वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है, वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है, मतलब अगर ये इस तरीके की कंडीशन है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, पहले लिक्विड इस लेवल तक है और ये एंगल है थीटा, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। अब देखो अगर इसमें लिक्विड है तो ऐसे लिक्विड रहेगा इक्विलिब्रियम में। बोलो बेटा। ये हम कहें x, अभी x नहीं कहते हैं, ये इक्विलिब्रियम में है। यहां तक समझ में आ रहा सबको? अब अगर इसको लिक्विड को लेफ्ट साइड से हम कह दें कि इसको प्रेस कर दिया गया डाउनवर्ड, ये गया x, तो ऑसिलेट करेगा, इसका टाइम पीरियड क्या होगा? तो ध्यान देना है, अगर ये x लेंथ डाउनवर्ड गया, देखना ध्यान से बेटा, ये x अगर ये डाउनवर्ड गया लेफ्ट आर्म, तो ये लिक्विड जो था पहले लेवल ये था, बोलो, ये x डाउनवर्ड गया तो ये फिर यहाँ पे जो लेवल था, इस लेवल के बाद कितना ये बढ़ेगा, इधर x बढ़ेगा। बोलो बेटा।
ये x डाउनवर्ड अगर इस डिस्प्लेस किया हमने तो ये x इसी डायरेक्शन में जाएगा ना। अब देखो ये तो x है और ये भी x है, ये तो वर्टिकल x है, ध्यान देना ये x है तो ये x है ना बेटा। बोलो। और ये जो हम कहेंगे इसमें x जो इंक्रीज किया, लिक्विड गया, जो इधर से कम हुआ, जो लिक्विड गया वो x इस डायरेक्शन में पाइप में गया, तो इसका हम कहेंगे कि वर्टिकल डायरेक्शन में अब जो वेट होगा जिसके कारण लिक्विड वापस आएगा, तो इसको हम कहेंगे कि वर्टिकली कितना हाइट इसका बेसिकली इंक्रीज हुआ। तो देखो ये हो गया, ये x हो गया और ये हो गया थीटा। तो जो ये यहाँ पे इंक्रीज किया एक्चुअल में वर्टिकल डायरेक्शन में वो हो जाएगा x डैश इज इक्वल टू x cos थीटा। समझ पा रहे हो बेटा सब लोग? तो जो यहाँ पे ये हमने दिखाया कि x ये इस एंगल पे जाएगा, ये तो x रहेगा ही, देखो इक्विलिब्रियम में था। अब हम कहेंगे कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा, रिस्टोरिंग फोर्स, वो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा? x प्लस एक्स डैश, या हम कहें x प्लस एक्स कॉस थीटा इंटू एरिया इंटू डेंसिटी इंटू जी, इसका वेट जो होगा दैट इज इक्वल टू माइनस एम इंटू ए। ये कहां से आ गया? माइनस एम, एम इज मास ऑफ टोटल लिक्विड, मास ऑफ टोटल लिक्विड, मास ऑफ टोटल लिक्विड, टोटल लिक्विड। तो ए कह देंगे ए रो जी 1 प्लस कॉस थीटा इंटू एक्स अपॉन एम, एम कहेंगे ए इंटू टोटल लेंथ ऑफ लिक्विड इज एल इंटू डेंसिटी इंटू जी, एल इज टोटल लेंथ ऑफ लिक्विड, टोटल लेंथ ऑफ लिक्विड इन ट्यूब, इन ट्यूब। ए रो जी कैंसिल हो गया, ए की वैल्यू आ गया 1 प्लस कॉस थीटा बाई एल, नहीं यहाँ जी नहीं होगा बेटा, मास इंटू एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पे मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास ये हो गया ए एल रो, तो जी वाला टर्म यहाँ रहेगा इंटू एक्स विद निगेटिव साइन। तो हम कहेंगे ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, ओमेगा आ जाएगा अंडर रूट G1 प्लस कॉस थीटा अपॉन एल। टाइम पीरियड कह देंगे 2 पाई रूट एल अपॉन G1 प्लस कॉस थीटा। ये टाइम पीरियड आ गया। अगर थीटा यही 0 होता तो प्रीवियस केस हो जाता ना, थीटा 0 होता तो प्रीवियस केस हो जाता, तब क्या हो जाता? टी की वैल्यू बेटा टी इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन 2G, वही आ जाता, प्रीवियस केस का आ जाता ना। देखो कहीं कुछ डाउट है तो बताओ। लिख लिया बेटा? क्लियर है ये बात? कहीं कुछ डाउट तो नहीं है इसमें? इस लिक्विड का जो वेट होगा, देखो ध्यान से, ये x जो डाउनवर्ड गया, तो ये x तो पहले यहां पे था, अब ये x इस डायरेक्शन में जाएगा, तो इसका, और यहां पे जो हम कहेंगे इसका x, तो वर्टिकल हाइट x होगा, क्योंकि लिक्विड में लेवल जो था, लिक्विड का लेवल सेम रहेगा। दूसरा जो x इंक्रीज करेगा, भाई x डाउनवर्ड गया, एरिया ये है, तो जितना वॉल्यूम कम हुआ उतनी वॉल्यूम ये ट्यूब में जाएगा, तो इसका वर्टिकल डायरेक्शन में x डैश जो होगा x cos थीटा होगा। x पहले था x प्लस x cos थीटा, वर्टिकल डायरेक्शन में x प्लस x 2x हो जा रहा था, बस ये ध्यान रखना। क्लियर बेटा यहां तक? मिटाया जाए?
क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये एक बार रिवाइज कर लेना, जो जो बात आज डिस्कस किया पूरा अच्छे से रिवाइज कर लेना, अभी तक जो बताया है A to Z, और फिर क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, कुछ कुछ पॉइंट और हम ऐड करेंगे। तो ऑलमोस्ट 90% कह सकते हो एज पर थ्योरी पार्ट कंसर्न दैट इज़ कंप्लीटेड। ओके बेटा, बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।